वेलकम टू स्ट्रेटजी आईएएस। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी बुक का थर्ड पेज। अब थर्ड पेज पे ये सोलार सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है। अब जनरली हम करते ये है कि सोलार सिस्टम तो हमने कब से पढ़ रखा है, तो इसलिए हम मोस्टली इस टाइप के पेजेस को इग्नोर कर देते हैं, बट हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं है। या ये पेज पे जो फैक्ट्स दिए हुए हैं वो, और प्लस एडिशनल कुछ फैक्ट्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नीचे ये जो डिवीजन दिया हुआ है प्लैनेट्स का, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, ये डिवीजन हमें याद रखना है कि मार्स तक के प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहा गया है, और जो जुपिटर से जो प्लैनेट्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, उन्हें आउटर प्लैनेट्स कहा गया है। अब इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा गया है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स को जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, जोवियन, JOVIAN, जोवियन प्लैनेट्स। उसके साथ हमें हर प्लैनेट के से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी याद करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट प्लैनेट है हमारा मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी में यहाँ पे जो फैक्ट दिया है कि वन ऑर्बिट अराउंड द सन 88 डेज। अब ये 88 डेज जो है वो कौन से 88 डेज, जो अर्थ के जो डेज होते हैं, तो जब अर्थ के 88 डेज होते हैं उतने टाइम में मर्क्यूरी जो है वो सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कर लेता है। वहीं पे सामने ही अर्थ का कंपैरिजन में अर्थ के साथ कंपेयर करेंगे तो अर्थ को 365 डेज लगते थे सन के अराउंड रेवोल्यूशन के लिए। तो यानी कि मर्क्यूरी को कम टाइम लगता है, काफी ज्यादा कम टाइम लगता है। कहाँ पे 88 डेज और कहाँ पे 365 डेज। तो वैसे ही सारे प्लैनेट्स का दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वीनस जो है उसको ऑलमोस्ट लगभग सेम टाइम लगता है अर्थ के सन के अराउंड घूमने में और खुद का एक रोटेशन करने में, खुद के एक्सिस पे एक रोटेशन करने में। तो वीनस जो है वो सन के अराउंड घूमता है 255 डेज में और अपने एक्सिस पे घूमता है 243 डेज में। तो जब तक वो अपना एक एक्सिस पे एक राउंड खत्म कर रहा होता है तो तब वो ऑलमोस्ट सन के आसपास भी एक राउंड लगा चुका होता है। अब इसके अलावा हमें ये जानना है कि मर्क्यूरी जो है उसके पास कोई भी मून्स नहीं है। वो एक स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और वो सन के सबसे नजदीक है। और तो और मर्क्यूरी के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो मर्क्यूरी में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमारे अर्थ में टेम्परेचर एक स्टेबल हो चुका है क्योंकि हमारे अर्थ पे अच्छा खासा थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, बट मर्क्यूरी पे एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब मर्क्यूरी के बाद दूसरा प्लैनेट है वीनस। तो वीनस के कुछ फैक्ट्स जानने हैं, जैसे कि वो एक हॉटेस्ट प्लैनेट है, उसका टेम्परेचर उसके सरफेस का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है बिकॉज वहाँ पे बहुत ही थिक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा थिक लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है और उसकी वजह से वीनस जो है वो काफ़ी थिक लेयर है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये है वीनस, ये है एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर, जो आउटर सर्कल है वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है, और यहाँ पे है सन, ये हो गया सन। अब जब सन की रेज आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर से पास होके अंदर तो चली जाती है, पर जब वो वापस जाने की कोशिश करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से वो वापस नहीं जा पाती है और वो वापस नीचे आ जाती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के लेयर से टकरा के वापस वीनस पे आ जाती है। तो यानी कि वो हीट ज़्यादा रिसीव कर रहा है सन से, बट उतना हीट वो वापस थ्रो बैक नहीं कर पा रहा है उसके थिक कार्बन डाइऑक्साइड वाले एटमॉस्फेयर की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर ज़्यादा हो जाएगा
तो वो जो हीट वापस अर्थ से वापस जाना चाहती है वो नहीं जा पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड से टकरा के वापस अर्थ पे ही आ जाएगी, और इसी वजह से प्लैनेट का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही केस है वीनस में, इसीलिए वो हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा गया है। अब ये वीनस जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, जो कि ऑपोजिट है मोस्ट प्लैनेट से। वीनस के पास भी कोई मून नहीं है, यानी कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, बट वीनस जो है वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। अब यहाँ इसके वीनस के पास भी कोई भी मून नहीं है, और इसको ना अर्थ ट्विन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के साइज एंड शेप में एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली नहीं बट हल्का डिफरेंस है, बट ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए अर्थ का ट्विन भी कहा गया है। साइज, शेप और मास में, यानी कि अर्थ के अंदर कितना मास है उतना ही मास वीनस के अंदर भी है। उसके साथ साथ इसको इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पे से हम जब सुबह सुबह ये शाम को देखेंगे जिस दिन बादल ना हो, तो हमें ना एक बहुत ही ब्राइट स्टार दिखाई देता है और वो वीनस होता है। इसलिए अर्थ से हमें वो सुबह या थोड़ी शाम के टाइम पे दिखाई देता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहा गया है। दूसरा, ये काफ़ी स्लो है रोटेशन में, और मेरे ख्याल से ये सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है रोटेशन का। उसे 243 डेज लगते हैं अपने ऊपर अपने एक्सिस पे रोटेट होने के लिए, जबकि हमारा तो 1 डे लगता है खुद के ऊपर रोटेट होने में। मर्क्यूरी को कितना 59 डेज लगता है रोटेट होने में। तो ये सबसे स्लो रोटेट होता है खुद के एक्सिस पे, यानी कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा लंबा दिन और सबसे ज़्यादा लंबी रात होगी। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थ। अब अर्थ जो है वो एक स्पेशल जोन में है जिसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है कि एक परफेक्ट टेम्परेचर होना, एक परफेक्ट हीट एंड लाइट रिसीव करना जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो। अब ये वर्ड गोल्डीलॉक्स कहाँ से आया? तो वो जो 3 बेयर्स वाली एक स्टोरी थी ना, कि एक लड़की जो होती है वो जंगल जाती है, देन वो एक घर देखती है, घर में 3 बेयर्स रहते होते, तो एक बुल बहुत बड़ा होता है, एक मीडियम साइज्ड होता है एंड एक बहुत छोटा होता है। तो उसको हमेशा मीडियम साइज वाली चीज़ें वो परफेक्टली उसको फिट होती है, तो वहाँ से ये वर्ड आया है गोल्डीलॉक्स। आई थिंक वो गर्ल का नाम गोल्डीलॉक्स है उसमें, तो वहाँ से ये वर्ड आया है गोल्डीलॉक्स की परफेक्ट होना, परफेक्ट हीट, परफेक्ट लाइट, परफेक्ट टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जिससे कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा बिकॉज ऑफ द ओशंस इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। हमारे पास एक मून है जिसका नाम है मून, उसको मून मतलब वो हमारे सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। उसके साथ ही वो सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है। डेंसिटी क्या होती है कि ये एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है। अब ये बॉक्स में बहुत सारा, ये हो गया इसका डेंसिटी कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, और इसमें बस थोड़े से ही ऑब्जेक्ट्स है। तो जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है वो वाला हो गया मोर डेंसर। जो यहाँ पे मैंने बनाया था वो ज़्यादा डेंस था, और जो दूसरा वाला था जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कम थे वो लेस डेंस हो गया। तो हमारा प्लैनेट जो है वो सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है, यानी कि उसकी ज़मीन में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। फिर अर्थ के बाद आता है मार्स। मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो ज़मीन है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन है, आयरन ऑक्साइड है, जिसकी वजह से उसका कलर पूरा रेड हो गया है। और उसकी वजह से वो दूर से भी हमें रेड ही, देखो यहाँ पे भी अगर ड्रॉ किया है तो उसको रेड ही ड्रॉ किया है, बिकॉज ऑफ दैट आयरन ऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका पूरा कलर रेड हो गया है। और इसके पास दो मून्स है। अब तक हमने फर्स्ट प्लैनेट जिसके पास मून था वो था अर्थ। वीनस और मर्क्यूरी के पास कोई मून नहीं है। अब मार्स के पास भी 2 मून है, फोबोस और डाइमोस। ये दोनों मून किसके हैं? मार्स के। तो ये दोनों नाम बिकॉज 2 ही है मार्स के मून, तो फोबोस और डाइमोस हमें याद रखने हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे जोवियन प्लैनेट्स के बारे में, यानी कि जो बाकी के 4 बच गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।